इजराइल की जानिब से 13 जून को ईरान पर किया गया हमला एक बेबुनियाद, अमानवीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने किसी किस्म की कोई उकसावे वाली कार्रवाई नहीं की थी। इसके बावजूद इजराइल ने जंग का आगाज़ किया। गाज़ा, यमन और सीरिया में जो वहशियाना हमले इजराइल ने किए हैं वो पूरी इंसानियत के लिए शर्मनाक हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाएं बार बार इजरायली आक्रामकता की निंदा करती रही हैं। Following nearly 6 months of unrelenting Israeli assault on occupied Gaza, it is my solemn duty to report. यहाँ तक कि हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गाज़ा में नरसंहार के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू और अन्य शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए हैं। I can also confirm today that I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine. इजराइल को ये छूट केवल अमेरिका के समर्थन के कारण मिलती रही है। I think it's important for us to understand where this entire war came from. It did not come from Bashar al-Assad. It came from Washington. There was a decision in 2011 to overthrow Assad. Actually, that came from Jerusalem. जो दुनिया की असली साम्राज्यवादी ताकत के रूप में काम करता है। अमेरिका ने हमेशा इजराइल के युद्ध अपराधों को नज़रअंदाज किया है, यहाँ तक कि जब वो खुद ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की कोशिश कर रहा था, तब भी इजराइल ने ईरान पर अचानक हमला कर दिया। अमेरिका और इजराइल का दावा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा है। Meeting with Iran on Thursday, so we're going to wait till Thursday. And what's the main impediment to getting a deal? Well, they're just asking for things that you can't do. जबकि सच्चाई ये है कि खुद इजराइल के पास सैकड़ों परमाणु हथियार हैं। Israel has a policy not to confirm or deny its nuclear arsenal. But we know through declassified documents, through satellite imagery, and through information presented by whistleblowers that Israel does in fact have a nuclear arsenal of about 90 nuclear weapons. ईरान हमेशा ये कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। 2015 में अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ईरान के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया था, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि ईरान कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा और उसके सभी परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने पुष्टि की थी कि ईरान उस समझौते का पूरी तरह पालन कर रहा है। लेकिन 2016 में सत्ता में आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में इस समझौते से अमेरिका को एक तरफा बाहर निकाल लिया, सिर्फ इसलिए कि वो ओबामा सरकार की किसी भी उपलब्धि को मान्यता नहीं देना चाहता था। इसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिससे उसकी तेल बिक्री और अन्य व्यापारिक गतिविधियां ठप हो गईं। ये एक सोची समझी साजिश थी ईरान को आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक रूप से कमज़ोर करने की। लेकिन ईरानी जनता ने साम्राज्यवाद और ज़ायनिज़्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया। तमाम साजिशों और षड्यंत्रों के बावजूद ईरान अपने आत्मसम्मान और क्रांति के मूल्यों पर अड़िग रहा।
इन्हीं हालात में नेतन्याहू ने खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिसका जवाब ईरान ने बेहद सख्ती से दिया। ईरान ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे तेल अवीव और हाइफा जैसे इजरायली शहरों में तबाही मची। शांति प्रिय ईरान को युद्ध में घसीटने की कोशिश अब खुद इजराइल के लिए विनाशकारी साबित हो रही है। अब जब नेतन्याहू और अमेरिका को अपनी नाकामी का एहसास हो रहा है, तो उन्होंने ईरान में रेजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन की बात छेड़ी है और यहाँ तक कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खोमेनी की हत्या की धमकी दी है। ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का सबसे गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक बयान है। ये फैसला सिर्फ ईरानी जनता का अधिकार है कि वो किसे अपना नेता चुने। इतिहास गवाह है कि तानाशाही और फांसीवादी सोच कभी नहीं टिकती। हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह भी आखिर इतिहास के पन्नों में दफन हैं। नेतन्याहू और ट्रंप को इतिहास से सीख लेना चाहिए कि दमन और आतंक की नीतियां कभी कामयाब नहीं होती। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान अपनी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका और नैतिक जिम्मेदारियों से पीछे हटता नजर आ रहा है। विश्व गुरु कहलाने की चाह रखने वाली सरकार आज चुप है, जबकि उसे दुनिया के अन्याय के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज़ बननी चाहिए थी। हिंदुस्तान ने हमेशा इंसाफ, खुद मुख्तारी और इंसानी हुकूक का साथ दिया है। आज वक्त है कि हिंदुस्तान अपनी पुरानी अखलाकी रहनुमाई को जिंदा करे और ईरान पर हमलों की सख्त मजम्मत करे।